जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गौतम गुरु कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूँ यूपी स्पेशल या यूपी के कुछ क्वेश्चन जो आपके यूपी एग्जाम और अन्य सभी यूपी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए क्या कहा गया है। तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, वो उत्तर प्रदेश के कहाँ से स्टार्ट हुआ। देखिए स्वतंत्रता संग्राम तो हमारा 1857 ईस्वी का 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ हमारे मेरठ से। ठीक, और ये किस तारीख को स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ 10 मई। 1 मिनट, ये किस तारीख को स्टार्ट हुआ, तो ये संग्राम स्टार्ट हुआ हमारा 10 मई 1857 को। ठीक, और स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये स्टार्ट हुआ हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ से। ठीक। जब 1857 का संग्राम स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम भारत का वायसराय कौन था, तो उस टाइम भारत का जो वायसराय था वो था केनी। कौन था भारत का वायसराय, वो था केनी। ठीक, अब देखिए ये देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ से किस किस जगह से किस किसने विद्रोह किया। ठीक, देखिए कानपुर से किस किसने विद्रोह किया, कानपुर। ये कानपुर से किस किसने विद्रोह किया, तो कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे। कौन कौन, नाना साहेब और इनके साथ में और कौन थे, और थे तात्या टोपे। तात्या टोपे। ठीक, अगला लखनऊ। लखनऊ से कौन थी, तो लखनऊ, देखिए लखनऊ से कौन थी, तो लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। कौन थी लखनऊ से, लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, कि बेगम हजरत महल के पुत्र का नाम बहुत पूछा जाता है, तो इनके पुत्र का क्या नाम था, इनके पुत्र का नाम था बिरजिस कादिर। क्या नाम था इनके पुत्र का नाम, बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर इनके पुत्र का नाम था। बेगम हजरत महल, और बेगम हजरत महल ने कहाँ से नेतृत्व किया था, लखनऊ से। देखिए झांसी से किसने किया था, तो झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई जी ने। किसने किया, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से किसने किया, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक, और बरेली से किसने किया था, देखिए बरेली से किया था, एक और देख लेते हैं बरेली। 1 मिनट, सॉरी। देखिए बरेली से किसने किया, तो बरेली से किया था खान अब्दुल गफ्फार खान। किसने किया था, खान बहादुर खान भी कहा जाता है इनको, या खान अब्दुल गफ्फार खान भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ये फर्स्ट विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। ये फर्स्ट विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया, और दिया किस वर्ष गया था, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, किस वर्ष इनको, खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न दिया गया। और ये पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। और जो दूसरे विदेशी थे वो कौन थे, तो जो सेकंड विदेशी थे, थोड़ी सी मैं इसमें एडिशनल जानकारी जोड़ देता हूँ, तो वो थे नैन नेल्सन मंडेला। कहाँ के थे, साउथ अफ्रीका के। इनको किस वर्ष दिया गया था, नेल्सन मंडेला। ने कौन थे, नेल्सन मंडेला। 1 मिनट। कौन थे, नेल्सन मंडेला। इनको किस वर्ष दिया गया भारत रत्न, तो इनको दिया गया था 1990 में। और 1990 में एक शख्सियत और थी जिनको भारत रत्न दिया गया, वो थे अपने बाबा साहब अम्बेडकर। कौन थे, बी आर अम्बेडकर। तो 1990 में बी आर अम्बेडकर साहब को भारत रत्न दिया गया। चलते हैं अब आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ,
उसमें अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया? कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर का युद्ध, बक्सर युद्ध, कि बक्सर का युद्ध जो हुआ वो हुआ 1764 में। ठीक। अंग्रेजों की तरफ से इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अंग्रेजों की तरफ से इसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। ठीक है। इसमें भारत की तरफ से कौन कौन थे? ठीक है, भारत की तरफ से एक तो था मीर कासिम। मीर कासिम। ठीक। और एक कौन था? एक था सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला। और तीसरा कौन था? तीसरा था मुगल सम्राट, और वो आप लोग बताना है, जो तीसरा था मुगल सम्राट वो कौन था? देखिए, जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ में किसने भारत अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुन्रो ने अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया। और इस युद्ध को जीता कौन? इस युद्ध को इंग्लैंड ही जीत गया। कौन जीत गया इस युद्ध को? इंग्लैंड ही जीत गया, और इन तीनों को पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए, जो सजाउद्दौला था, ये कौन था? अवध का नवाब था। कौन था? अवध का नवाब। तो अवध को जो डलहौजी ने हड़पा, कैसे हड़पा था? इससे हड़पा था कुशासन का आरोप लगाकर। कुशासन का आरोप लगाकर कौन से राज्य को हड़पा गया? तो कुशासन का आरोप लगाकर जो हड़पा, वो डलहौजी ने अवध को हड़पा था। किस बार? ये डेट आप लोगों को बतानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक जनपद एक उत्पाद योजना किस वर्ष स्टार्ट की गई? कौन सी योजना? एक जनपद एक जनपद एक उत्पाद योजना। कौन सी योजना? एक जनपद एक उत्पाद। देखिए, योजना किस वर्ष स्टार्ट की गई? तो ये योजना स्टार्ट की गई 24 जनवरी 2018 को। ये वाली योजना स्टार्ट की गई। ठीक। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है कंगना रनौत। कौन है? कंगना रनौत। देखिए, हम कुछ जिले देख लेते हैं जो बहुत फेमस हैं अपने अपने उत्पादों के लिए। ठीक। ठीक है, लखनऊ। लखनऊ बहुत फेमस है क्योंकि ये अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो लखनऊ किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है जरी जरदोजी के लिए। किसके लिए? जरी जरदोजी। ठीक। अगला कौन सा आ गया? तो अगला आ गया कि हमीरपुर। हमीरपुर। ये हमीरपुर किसके लिए जाना जाता है? तो हमीरपुर जाना जाता है हींग के लिए। किसके लिए? हींग के लिए जाना जाता है। एक आता है औरैया। क्या आता है? औरैया। ये औरैया किसके लिए जाना जाता है? तो औरैया जाना जाता है घी के लिए, या दूध प्रसंस्करण भी हम इसको बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं घी। और एक आता है आजमगढ़। क्या आता है? आजमगढ़। देखिए, आजमगढ़ किसके लिए जाना जाता है? तो आजमगढ़ जाना जाता है काली मिट्टी के बर्तन के लिए। किसके लिए? काली मिट्टी के बर्तन के लिए। ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये अगला क्वेश्चन क्या है, जो अपना उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जो उत्तर प्रदेश है अपना उत्तर प्रदेश की, यूपी की फर्स्ट महिला सीएम कौन थी? ये कौन थी? ये थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। ठीक। तो अपने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, वो कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, और जो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रही हैं सबसे ज्यादा बार, वो कौन रही हैं? तो अब तक 4 बार रह चुकी हैं, सुश्री मायावती। कौन रह चुकी है? मायावती जी। ठीक।
और जो सबसे कम उम्र के उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं वो कौन बने थे? तो सबसे कम उम्र के देखिए वो बने थे अपने श्री अखिलेश यादव जी। कौन? श्री अखिलेश यादव। ठीक। तो सबसे ज्यादा बार कौन बनी अब तक? मायावती जी कितनी बार बन चुकी हैं? 4 बार। और सबसे कम उम्र के कौन बने हैं? श्री अखिलेश यादव। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। ठीक है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक। और जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? वो थे गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री? तो उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं आगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित शारदा सागर जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी मेगावाट की है? ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं शारदा सागर जल विद्युत परियोजना। कौन सी परियोजना? शारदा सागर। शारदा सागर जल विद्युत परियोजना। ये शारदा सागर जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है स्थित हमारे पीलीभीत में। किस जगह? पीलीभीत। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 3 मेगावाट। ठीक। शारदा सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? पीलीभीत में। इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है 3 मेगावाट की। हम देखिए और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो जल विद्युत परियोजना है वो देख लेते हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक। कौन सी है? ओबरा जल विद्युत परियोजना। कौन सी आती है? ओबरा जल विद्युत परियोजना। कौन सी? ओबरा जल विद्युत परियोजना। कौन सी? ओबरा जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ पर स्थित है? तो ओबरा जल विद्युत परियोजना जो स्थित है ये अपने सोनभद्र में स्थित। कहाँ पे स्थित है? सोनभद्र में। ठीक। माता टीला जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? कौन सी? माता टीला जल विद्युत परियोजना। तो ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है ललितपुर में। कहाँ पर? तो ये है ललितपुर में स्थित है। ठीक। एक आती है शीतला जल विद्युत परियोजना। कौन सी? शीतला जल विद्युत परियोजना। ये शीतला जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, सॉरी किस जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के? तो ये स्थित है झांसी में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है झांसी में। और खारा जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है सहारनपुर। कौन सी? खारा जल विद्युत परियोजना। तो ये कहाँ पर स्थित है? खारा जल विद्युत परियोजना। तो ये पड़ती है अपने सहारनपुर में। किस जगह? सहारनपुर। तो दोस्तों सोनभद्र के बारे में एक फैक्ट ध्यान रखिए। जो सोनभद्र है वैसे तो अपने यूपी का सबसे दक्षिणतम जिला है ये। ठीक है। लेकिन ये पूरे भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से स्पर्श करता है। कितने राज्यों से? जो कि 4 राज्यों से स्पर्श करता है। ठीक। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए एक कौन सा हो गया? तो देखिए एक तो हो गया एमपी। ठीक। दूसरा कौन सा हो गया? तो दूसरा हो गया बिहार। तीसरा कौन सा हो गया? तो तीसरा हो गया छत्तीसगढ़। और चौथा कौन सा हो गया? तो चौथा हो गया झारखंड। और सोनभद्र एकमात्र पूरे भारत के ऐसा राज्य है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, जो 4 राज्यों से लगता है। कौन कौन से लगता है? एक लगता है मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और जो सोनभद्र है वो क्या है? वो अपने यूपी का सबसे दक्षिणतम जिला है। ठीक है। और जो अपने उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है तो वो कौन सा है? वो है सहारनपुर। ठीक है। और ये कितने राज्यों से लगता है? तो ये लगता है 3 राज्यों से। एक हो गया अपना उत्तराखंड, एक हो गया अपना हिमाचल प्रदेश
और एक कौन सा हो गया, एक हो गया हरियाणा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं फिर आगे। एक मिनट दोस्तों, देखिए क्या कहा गया है। कल्याणपुर हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? कौन सा? कल्याणपुर हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा? कल्याणपुर हवाई अड्डा। देखिए ये किस जगह स्थित है कल्याणपुर हवाई अड्डा? तो ये पड़ता है अपना कानपुर में। कहाँ पे पड़ता है? कानपुर। देखिए, और जो अपने उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पड़ते हैं, टोटल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। देखिए उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए नंबर 1, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। कौन सा? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। देखिए ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है लखनऊ में। ठीक, किस जगह पड़ता है? ये पड़ता है लखनऊ में। एक पड़ता है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। देखिए ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है वाराणसी में। किस जगह पड़ता है ये? तो ये पड़ता है वाराणसी में। अगला कौन सा है? तो अगला हवाई अड्डा एक कुशीनगर हवाई अड्डा। कौन सा? कुशीनगर हवाई अड्डा। ये कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? तो ये कुशीनगर में ही पड़ता है। देखिए कुशीनगर को एक बात में ध्यान रखिए, कुशीनगर के लिए एक बात ध्यान रखिए, कुशीनगर के लिए एक बात ध्यान रखिए, कुशीनगर में जो गौतम बुद्ध जी थे उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अगला हवाई अड्डा कौन सा है? नंबर 4, एक है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। कौन सा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है अयोध्या में। और अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अयोध्या बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या? तो अयोध्या बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे। और जो 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और हमारे यूपी में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो अभी तक के हमारे यूपी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 5 हैं, जो भारत में किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ज्यादा अभी तक हवाई अड्डे भारत के किसी राज्य में स्थित नहीं है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो 2023-24 में उत्तर प्रदेश का बजट है वो टोटल कितने रुपए का है? ठीक है, ये 2023 और 24 का बजट, ये उत्तर प्रदेश 2023-24 का बजट कितने रुपए का है? तो ये 6,90,242.43 का। और अभी तक का उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, सही है, उत्तर प्रदेश का कितना अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ खास नहीं दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन क्या है? कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? कौन सी योजना की शुरुआत? कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना, ये कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई 25 अक्टूबर 2019 को। कब की गई? 25 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई। और इसमें कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसमें 15,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। ठीक है, कितने की? 15,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। और जो वित्त वर्ष 2023-24 है, कौन सा वित्त वर्ष 2023-24, इसके लिए इस वाली योजना में कितने रुपए का आवंटन किया गया है? बजट में कितने रुपए का आवंटन किया गया है इस योजना को? तो उसके लिए किया गया इस वाली योजना के लिए 1,050 करोड़ रुपए का आवंटन
कन्या कन्या सुमंगला योजना में किया गया है, ठीक है। और ये क्यों स्टार्ट की गई? ये विशेषकर ग्रामीण में जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक मांग को पूरा करने के लिए, या फिर ऐसे मान लीजिए जो ग्रामीण लड़कियां होती हैं उनकी देखभाल के लिए इस वाली योजना को स्टार्ट किया गया, कन्या सुमंगला योजना। मुख्यतः किसके लिए थी ये? लड़कियों की स्वास्थ्य के लिए थी, ठीक है। किसके लिए? लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए। किसके लिए थी वाली योजना? तो ये योजना थी लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए। और किस वर्ष स्टार्ट की गई? 25 अक्टूबर 2009 को। तो देखिए एक बात ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 2023-24 में बजट में कितना आवंटन किया गया इस योजना को? तो कितना किया गया? 1050 करोड़ रुपए का इस वाली योजना में आवंटन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या है? अंबेडकर नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कौन से जिले का? देखिए अपने उत्तर प्रदेश में टोटल जिले कितने हैं? तो अपने उत्तर प्रदेश में टोटल जिले हैं 75, ठीक है। अभी मैं हल्के हल्के आप लोगों को जानकारी देता हूँ। कौन सा जिला? अंबेडकर नगर। कौन सा? अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर। ठीक है। अंबेडकर नगर जो जिला है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है अकबरपुर। कहाँ पे पड़ता है? अकबरपुर। देखिए और हम जिले देख लेते हैं जिन जिलों का हेडक्वार्टर उनके नाम से अलग है। मतलब कहने का मतलब क्या है? जितने भी अधिकतर जिले हैं, जैसे अपना मुरादाबाद है तो मुरादाबाद का हेडक्वार्टर मुरादाबाद में है, रामपुर है तो उसका हेडक्वार्टर रामपुर में है। लेकिन कुछ ही उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं जिनका हेडक्वार्टर उस जगह से हट गया है, ठीक है। तो हम उन जिलों को देख लेते हैं जिनका हेडक्वार्टर अपनी जगह पे नहीं है, ठीक। देखिए गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ GBT, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो इसका पड़ता है नोएडा, ठीक है। कानपुर देहात। किसका? कानपुर देहात। ये कानपुर देहात का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो इसका पड़ता है अकबरपुर माती। कहाँ पे पड़ता है इसका हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है अकबरपुर माती, ठीक। संत कबीर नगर का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो इसका पड़ता है खलीलाबाद। इसका संत कबीर नगर। ये संत कबीर नगर का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है खलीलाबाद, ठीक है। सोनभद्र का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? किसका? सोनभद्र। ये सोनभद्र का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो इसका पड़ता है रॉबर्ट्सगंज। कहाँ पे पड़ता है? तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है रॉबर्ट्सगंज, ठीक। अमेठी का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? किसका? अमेठी का हेडक्वार्टर। ठीक है। अमेठी का हेडक्वार्टर पड़ता है गोरीगंज। कहाँ पे पड़ता है अमेठी का हेडक्वार्टर? तो अमेठी का हेडक्वार्टर पड़ता है गोरीगंज, ठीक। आगे देखते हैं और कुछ जिले। ये कौशाम्बी का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? कौशाम्बी। ये कौशाम्बी का हेडक्वार्टर पड़ता है मंझनपुर। किस जगह पड़ता है? इसका हेडक्वार्टर पड़ता है मंझनपुर, ठीक। और कुशीनगर का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? किसका? कुशीनगर। कुशीनगर। ये कुशीनगर का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है पडरौना। किस जगह पड़ता है इसका हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है पडरौना। सिद्धार्थनगर का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? दोस्तों कौन से जिले का? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर। ये सिद्धार्थनगर का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है नौगढ़, ठीक। जितने भी जिले मैं आप लोगों को करा रहा हूँ इनका हेडक्वार्टर इनके जगह से हट के है, ठीक। और जालौन का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? जालौन। देखिए जालौन का हेडक्वार्टर जो पड़ता है इसका हेडक्वार्टर पड़ता है उरई, ठीक। और संभल का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? किसका? संभल। ठीक है। संभल का हेडक्वार्टर पड़ता है पंबासा। और लास्ट जो जिला है वो है फरुखाबाद। फरुखाबाद का कहाँ पड़ता है? तो इसका पड़ता है फतेहगढ़। इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ फरुखाबाद। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? इसका पड़ता है फतेहगढ़। देखिए जितने भी जिले हैं ये सिर्फ यही जिले हैं अपने उत्तर प्रदेश के जिनका हेडक्वार्टर
अलग अलग जगह पड़ता है, बाकी जितने भी उत्तर प्रदेश के जिले हैं सबका हेडक्वार्टर उसी जगह पड़ता है जिस जिले का नाम है। जैसे कि अपना बरेली का हेडक्वार्टर बरेली में ही है, रामपुर का रामपुर में ही है, मुरादाबाद का मुरादाबाद में ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान किस जगह स्थित है? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8, दलहन अनुसंधान संस्थान। दलहन अनुसंधान संस्थान। देखिए दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है अपने कानपुर में। ये और हम महत्वपूर्ण जो अनुसंधान संस्थान है वो देख लेते हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये सरदार पटेल, इसको छोड़िए, अलग है। ठीक है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे पड़ता है? कौन सा? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। देखिए हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान किस जगह पड़ता है? तो ये पड़ता है प्रयागराज। ठीक। भारतीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है अपनी झांसी में। कौन सा? भारतीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है अपने झांसी में। देखिए चारा अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर पड़ता है? कौन सा? चारा अनुसंधान संस्थान वो कहाँ पर पड़ता है? दोस्तों वो भी झांसी में पड़ता है। वो जो गन्ना शोध संस्थान है वो किस जगह पड़ता है? कौन सा? गन्ना शोध अनुसंधान संस्थान। ये कौन सा? गन्ना शोध अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर पड़ता है? देखिए ये पड़ता है लखनऊ में। देखिए औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर पड़ता है? औषधि अनुसंधान संस्थान। देखिए तो ये भी अपने लखनऊ में पड़ता है। और एक आता है बीस अनुसंधान संस्थान। कौन सा? बीस अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों ये भी लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। ये जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला को यूनेस्को में किस वर्ष शामिल किया गया? देखिए कुंभ मेले को यूनेस्को में किस वर्ष शामिल किया गया? इसको यूनेस्को में किस वर्ष शामिल किया गया? तो देखिए इसको यूनेस्को में 2017 में शामिल किया गया। ठीक है ना। क्योंकि जो अपने उत्तर प्रदेश की या पूरे भारत की जो पहली साइट थी जो यूनेस्को में शामिल की गई वो कौन सी थी? तो वो थी अपनी कौन सी? वो थी ताजमहल। कौन सी थी? ताजमहल। और ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ये है अपने आगरा में। और इसको किस वर्ष शामिल किया गया? तो इसको 1983 में शामिल किया गया। देखिए इसके साथ साथ जो आगरे का किला है उसको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो अपने कुंभ जो कुंभ मेला है, देखिए कुंभ मेले को स्टार्ट किसने किया था? कुंभ मेले को स्टार्ट किया था हर्षवर्धन ने। किसने स्टार्ट किया कुंभ मेले को? हर्षवर्धन ने स्टार्ट किया। देखिए जो महाकुंभ कुंभ जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक लगता है कुंभ और एक लगता है अर्धकुंभ। ये कुंभ मेला जो लगता है वो तो लगता है प्रत्येक 12 साल बाद। ठीक। और जो अर्धकुंभ होता है वो कितने वर्ष बाद लगता है? तो अर्धकुंभ लगता है 6 वर्ष बाद। ठीक है, दोस्तों चलते हैं आगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए सरोजिनी नायडू थी, ये उत्तर प्रदेश राज्य की कौन सी राज्यपाल थी? कहने का मतलब ये है सरोजिनी नायडू, या ऐसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की फर्स्ट राज्यपाल कौन थी? ये उत्तर प्रदेश की जो फर्स्ट राज्यपाल थी वो कौन बनी थी? तो वो बनी थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की जो फर्स्ट महिला राज्यपाल बनी थी वो भी सरोजिनी नायडू थी। और जो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी वो भी सरोजिनी नायडू थी। कहने का मतलब यह है उत्तर प्रदेश की पहली महिला भी और पहली राज्यपाल भी कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक। जो सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी किस वर्ष बनी थी? तो ये बनी थी 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष।
किसकी? कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बनाया गया उनको? 1925 में। और ये 1925 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था कानपुर में। ठीक है। और ये भारत की फर्स्ट महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। भारतीय फर्स्ट महिला कौन थी? भारतीय फर्स्ट महिला थी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो वो थी अपनी एनी बेसेंट। कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। ठीक है। एनी बेसेंट किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? तो ये बनी थी 1917 में। और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था अपना कोलकाता में। किस जगह अधिवेशन हुआ ये? तो ये अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो रखते हैं यहीं तक। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू।